गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1, चैप्टर 1, जिसको हम बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम लोग का चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि SCC का कोशिका में SCC में त्रिज्या और किनारे के बीच संबंध R बराबर A/2 होता है। FCC में जो होता है R बराबर A/2√2 होता है। ये आप लोग बता दिए थे कल कैसे सब आता है, हम प्रूव करके दिखा दिए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें BCC एकक कोशिका। कौन एकक कोशिका? BCC एकक कोशिका, ठीक है। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने पर विद्यमान होने के साथ साथ केंद्र पर भी, घन के केंद्र पर भी एक अवयवी कण विद्यमान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? BCC एकक कोशिका के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कोई पूछेगा वो कि BCC एकक कोशिका किसे कहते हैं, ये दूसरा परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। पीछे एक बड़ा लिखा है, तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने पर विद्यमान होने के साथ साथ घन के केंद्र में भी एक अवयवी कण विद्यमान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? BCC एकक कोशिका के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि BCC का डायग्राम है कि यहाँ BCC एकक कोशिका प्रत्येक कोने पर अवयवी कण हमारा विद्यमान है और विद्यमान होने के साथ साथ एक अवयवी कण है। अवयवी कण विद्यमान होने के साथ साथ एक केंद्र पर भी विद्यमान है, तो हम बोलेंगे कौन सा एकक कोशिका है? BCC एकक कोशिका है। ओके, BCC एकक कोशिका है। अब इसको हम प्रूव करें कि इसका त्रिज्या और किनारे के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब घन है तो इसकी भुजा A होगा और ये भी हम लोग का यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या होगा? A होगा। क्लियर है? हम लोग को निकालना है मेन AB निकालना है। क्या निकालेंगे कि A क्यों निकालना है? क्योंकि हम लोग का पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, हमको यहाँ से जो टच करेगा हम लोग का लाइन यहाँ से यहाँ तक गोला टच करेगा, ठीक है। इसीलिए हम पूरा वैल्यू निकालेंगे, इसको AB को निकालेंगे। तो AB को निकालने के लिए देखिए हम क्या करें, यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला हल करें, देखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज B, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है कोण। समकोण त्रिभुज BDC में जब BDC में चलते हैं बाबू, तो हम लोग का हो जाएगा BC² बराबर BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्लियर है? तो BC² बराबर BD का वैल्यू A हो जाएगा तो A², हाँ CD का वैल्यू है तो घन है ना बाबू, तो ये भी हम लोग का A ही हो जाएगा, A²। तो BC² बराबर का होगा 2A का स्क्वायर, तो BC इक्वल √2A का स्क्वायर बन जाएगा, तो BC इक्वल √2 इंटू का बन जाएगा A। एक किसका वैल्यू निकल गया बाबू? BC का निकला। किसका वैल्यू निकला? BC का। क्लियर है? एक किसका वैल्यू निकल गया हम लोग का? BC का निकल गया। ओके, अब आगे देखिएगा। और फिर हम लोग बात करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब बात करेंगे ABC में। जब समकोण त्रिभुज ABC का बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा? AC का स्क्वायर। क्लियर है? तो AB² इक्वल BC का वैल्यू कितना है बाबू? तो BC का वैल्यू हम लोग का कितना है? √2A का स्क्वायर प्लस यहाँ A का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग बात किया जाए, AB² इक्वल 2AA² प्लस का बन जाएगा A²। क्लियर है? तो AB² इक्वल 3A का स्क्वायर। यहां तक हम लोग समझ गए कि हम लोग का हल किए तो AB² इक्वल कितना आया? 3A² आया। तो BC इक्वल √2A, ठीक है। अब हम चले हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो जब समकोण त्रिभुज ABC में चले हैं
तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी का वैल्यू 2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर। क्लियर है? ए बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा बाबू? 3a स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा, अब ए बी का वैल्यू कैसे आप समझिएगा, तो आप तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो हम लोग का ये जो डायग्राम बना होता है ना, इसका जो वास्तविक जो पार्ट होता है ऐसे बनाना, ध्यान रखिएगा ऐसे, और ए वाला जो पार्ट होता है हम लोग का ऐसे हो जाता है, और ए वाला पार्ट जो होता है पूरा स्फीयर बन जाता है। तो आप ही बताइएगा बाबू कि जब ऐसा इसका वास्तविक आकार है तो ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आर बोले कि त्रिज्या आर, और ये पूरा हम जब लेंगे तो पूरा व्यास बने तो 2r हो जाएगा, और ये जो हम लोग का बनेगा वो कितना है? r। इसीलिए हम लोग का वैल्यू ए बी इक्वल r प्लस 2r प्लस का बन जाएगा r। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 4r हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर है, तो ए बी का वैल्यू 4r स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर, 16r स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? r का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है ना, तो ये हम लोग का हुआ बीसीसी का कोष्ठिका की त्रिज्या और किनारे के बीच संबंध। ठीक है ना, तो बीसीसी का कोष्ठिका की त्रिज्या और किनारे के बीच संबंध कितना होता है बाबू? तो r इक्वल 3/4 इंटू का होता है a। r को हम लोग बोलेंगे त्रिज्या और a को बोलेंगे एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एसीसी का कोष्ठिका किसे कहते हैं, बीसीसी का कोष्ठिका किसे कहते हैं, एफसीसी का कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का एक कॉन्सेप्ट का हुआ क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम इसको क्या करें बाबू, थोड़ा सा नोट में आप लोग को लिखवा दे रहे हैं, और नोट में यहाँ पर लिखवा रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू कि आप लोग का याद रहे। एक टेबल में आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट में हम देखिए, हम ध्यान देना देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, 4 टेबल बनाएंगे। एकक कोष्ठिका, एक मिनट, नोट यहां दे रहे हैं बाबू, बस ये पूरा चैप्टर का नोट जहां तक पढ़ा चुके इसका नोट यहीं से यहां तक हो जाएगा, और इसमें याद रखिएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं हो पाएगा। बस इसी टेबल से आप 5 नंबर पा सकते हैं। ओके, चलिए, तो नोट में लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं? नोट में। तो सबसे पहले हम जानेंगे एकक कोष्ठिका, यहां लिखेंगे एकक कोष्ठिका, यहां लिखेंगे प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं, प्रभावी मतलब कुल होता है, प्रभावी परमाणुओं या अवयवी कणों की संख्या। यहां लिखिएगा किनारे एवं त्रिज्या, किनारे एवं त्रिज्या के बीच संबंध। और ये अभी आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ टेबल बनवा दे रहे हैं। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, बस यहां से आप लोग का कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? संकुलन क्षमता। क्या हम लोग यहाँ पर हल करेंगे? संकुलन क्षमता। ठीक है, और एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक और आप लोग को बता दे रहे हैं, जालक बिंदुओं की तरह, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ हम एकक कोष्ठिका का बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एकक कोष्ठिका हमारे पास कितना होते हैं बाबू? एकक कोष्ठिका हम लोग का मेनली 4 होते हैं, लेकिन मेनली 3 का बात करते हैं, एसीसी, बीसीसी, एफसीसी। आप लोग जानते होंगे। चलिए, एसीसी में प्रभावी परमाणुओं की संख्या 1 होता है, लोग पढ़े होंगे। इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, बताए होंगे आप लोग को। किनारे त्रिज्या, एसीसी में r इक्वल a बाई का होता है 2 होता है, बीसीसी में r इक्वल √3/4a होता है, और एफसीसी में हम लोग का होता है r इक्वल a बाई 2√2 होता है। और संकुलन क्षमता निकालने बताएंगे, इसके पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ही बताएंगे, लेकिन लिखवा दे रहे हैं। एसीसी का होता है 52.4%, इसका होता है 68%, और इसका होता है 74%।
ये क्या है संकुलन क्षमता, हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा यहाँ एक और पॉइंट यहाँ डाल देगा, ध्यान रखिएगा, जालक बिंदुओं की संख्या, जालक बिंदुओं की संख्या। तो जालक बिंदुओं की संख्या याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जालक बिंदु किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि अगर एकक कोशिका में, अगर कोई एकक कोशिका में हम लोग का जितना कण दिखाई देता है, जितना केंद्र के रूप में दिखाई देता है, वही इसका जालक बिंदु कहा जाता है। जिसे ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मान लेते हैं ये क्या है बाबू, देखिए एसीसी का कोशिका किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक कोने पर अवयवी कण विद्यमान रहता है, ठीक है। तो अवयवी कण विद्यमान होते हैं, इसमें कब गए? 8 गो है ना, इसलिए इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितना होगा? 8। आप लोग बीसीसी का बात किए होंगे, तब बीसीसी में हम लोग देखे होंगे कि बीसीसी का जब डायग्राम बनाए होंगे आप लोग पीछे, तो इसमें कोना के साथ साथ एक केंद्र पर आता है। कहाँ रहता है बाबू? केंद्र पर। तो कुल अवयवी, कुल जालक बिंदु कितना हो जाएगा? 8 + 1 इक्वल कितना बन जाएगा? 9। समझे? और इसमें होता है, इसमें क्या होता है एफसीसी में कि 8 तक कोना पर रहेगा और 6 उसके फेस पर आता है, 8 6 कितना होगा? 14। तो क्या होगा? ये जालक बिंदुओं की क्या होगा? संख्या होगा। तो इस टेबल को अगर याद रखिएगा तो आप लोग का 3-4 नंबर आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना हम पीछे से क्वेश्चन पढ़ाते आए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो क्या बोलिएगा? 3 प्रकार के। पहला होता है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इस सीसी को भी याद करते हैं लेकिन उतना मेनली नहीं, लेकिन उसका परिभाषा याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है, ठीक। अगला पॉइंट कि प्रभावी परमाणुओं या अवयवी कणों की संख्या। कोई पूछेगा एसीसी में कुल परमाणु, प्रभावी मतलब कुल होता है, एसीसी में कुल परमाणु की संख्या 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में क्या होता है? 4 होता है। अगर हम बोलेंगे कि एसीसी का कोशिका में किनारे और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो r = a/2, बीसीसी में r = 3/4 × a और एफसीसी में 74% r = a/2√2। इस संकुलन क्षमता क्या है आगे बताएंगे। और जालक बिंदुओं की संख्या, तो जालक बिंदु किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि जालक बिंदु क्या है, ठीक है। चलिए, तो हम अभी देखें कि नोट में जितना हम लोग का पॉइंट था उस पॉइंट को हम लिखवा दिए हैं। क्रिस्टल जालक का हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल जालक में हम लोग पढ़ेंगे जालक बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोला कि क्रिस्टल में प्रत्येक स्थान के केंद्र को, जो हम लोग का क्रिस्टल बनता है ना, जो क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल में जितना हम लोग के स्थान पर केंद्र दिया रहेगा, बिंदु दिया रहेगा, उसी केंद्र को हम लोग जालक बिंदु के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। तो क्रिस्टल में प्रत्येक स्थान के केंद्र को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल में प्रत्येक स्थान के केंद्र को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल आप लोग जाने होंगे, और उसमें छोटी छोटी जो इकाइयां होता है, जो क्रिस्टल जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को हम लोग एकक कोशिका के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि इस सीसी एकक कोशिका में जालक बिंदुओं की संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि इस सीसी एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके 2 विपरीत सतहों पर विद्यमान होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सीसी एकक कोशिका के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। और इस सीसी एकक कोशिका में हम लोग जालक बिंदुओं की संख्या कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। तो सब यहाँ पर पॉइंट डाल दिए कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में प्रत्येक स्थान के केंद्र को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल में प्रत्येक स्थान के केंद्र को, या क्रिस्टल जालक में प्रत्येक स्थान के केंद्र को जालक बिंदु के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं, ओके। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, पैकिंग तो संकुलन क्षमता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसको? पैकिंग इफिशियंसी, ओके। तो बोला क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घिरा होता है, कुल आयतन का जितना भाग घिरा हुआ रहता है,
उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा होता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लिया जाए बाबू कि मान लेते हैं कि एक रूम है और उस रूम में 40 लड़के हैं, तो 40 लड़के जो है उस रूम का कितना भाग घेरा हुआ है वही उस रूम का संकुलन क्षमता कहलाता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक जब हम बनाए होंगे तो क्रिस्टल जालक में देखे होंगे जो अवयवी कण जो होता है छोटा छोटा, वो क्रिस्टल जालक का कितना भाग घेरा हुआ रहता है, जितना भाग घेरा रहेगा वही उस घेरा हुआ भाग को उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो ये बोलिएगा कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा रहता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। चलिए अब देखिए, संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों का आयतन बटा में एकक कोशिका का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? अवयवी कणों का आयतन बटा में एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। संकुलन क्षमता मतलब उसका प्रतिशत ही निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा। तो अवयवी कोणों का आयतन का मतलब ये होता है कि आप ही बताइए बाबू लोग कि मान लेते हैं कि हम एक कोशिका हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो मान लिया जाए कि एक क्या है, एक क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक हम लोग का कैसा है? तो क्रिस्टल जालक हम लोग का घन के रूप में है। तो याद रखिएगा कि संकुलन क्षमता निकालने का रूल क्या है कि जो हम लोग का एकक कोशिका देगा तो पूरा में संपूर्ण हो गया, तो जिसका जो एकक कोशिका देगा उसके आयतन को नीचे लिखेंगे। अब दूसरा बात क्या है कि इसमें जो हम लोग का जो बिंदु है इसमें इस एकक कोशिका कितना भाग घेरा हुआ है उसके अवयवी कोणों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। अगर 8 गो होगा तो 8, 10 गो जो भी होगा जितना भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप ही बताइए बाबू लोग कि इसमें अवयवी कोणों की संख्या बहुत हो सकता है ना? तो वही लिखेंगे अवयवी कोणों की संख्या गुने एक कण का आयतन। हम लोग अगर मान लेते कि 5 गो है तो 5 गो का करें, 5 गो अगर कोई कण है तो उसमें एक कण का आयतन निकाल कर हम 5 से गुना कर लेंगे ना बाबू। और याद रखिएगा कि जो यहाँ पर अवयवी कण विद्यमान होता है सब एक जैसा रहेगा, या तो रहेगा तो परमाणु ही रहेगा तो अणु ही रहेगा तो आयन ही रहे, कोई एक ही रहेगा और सेम साइज का रहेगा, है ना। और ये रहेगा तो ऐसे आप लोगों को बताएंगे ऐसे गोला के रूप में सब होता है। ठीक है, किसके रूप में रहता है बाबू? गोला के रूप में। ठीक है ना। देखिए हम इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा शेप कर दे रहे हैं। तो आप देखिए बाबू कि जो हम ब्लैक कलर से हम यहाँ पर ब्लू कलर से हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर टच नहीं किया, यहाँ पर टच करेगा और ये देखिएगा यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला हम लोग का भाग का हुआ स्पेस खाली है। कुछ खाली भी होगा, कुछ भरा भी होगा। तो पहले हम भरा वाला का निकालेंगे और जब भरा हुआ निकाला जाएगा और घेरा हुआ पहले निकालेंगे, जब घेरा हुआ निकल जाएगा तो हम खाली वाले का खुद निकालेंगे। तो ही बोला गया है कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? तो बोलिएगा क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा रहता है उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी कणों का आयतन बटा में एकक कोशिका का आयतन इंटू का होगा 100। ओके, संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों की संख्या गुने एक कण का आयतन बटा में एकक कोशिका का आयतन। अब समझिएगा बाबू, अवयवी कणों की संख्या का मतलब हम समझेंगे प्रभावी कण क्या होता है। तो अवयवी कणों को हम जेड मान रहे हैं, अवयवी कणों को हम लोग क्या समझ रहे हैं? जेड। और गुने एक कण का आयतन। तो याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर कण रहता है उसको एक ठोस गोला माना जाता है। ठोस रहता है लेकिन गोला के रूप में। तो गोले का आयतन कितना होता है बाबू? 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग जानते हैं कि घन है तो घन के साइड को हम ए मानते हैं, तो एक ही गोले का आ जाएगा 100। तो याद रखिएगा कि जहां भी हम लोग को संकुलन क्षमता निकालना होगा तो याद रखिएगा कि संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला में नहीं है, संकुलन क्षमता बराबर जेड गुने 4/3 पाई आर क्यूब, एक के पार का हो जाएगा क्यू। या लिख सकते हैं जहां जेड बराबर एकक कोशिका के प्रभावी कोणों की संख्या
और आप लोग जब आर बराबर होता है गोले ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या, और ये जानते हैं एकक कोष्टिका घन के रूप में है, एकक कोष्टिका के किनारे, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, एकक कोशिका के किनारे की लंबाई। तो ये हम लोग का संकुलन क्षमता है। ठीक है, कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि संकुलन क्षमता क्या है, तो बता दीजिएगा कि क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण, क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरा रहता है, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा रहता है, उसे हम क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। ओके, क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा रहता है या घेरता है, उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। इसका फार्मूला है कि संकुलन क्षमता निकालिएगा तो Z गुने 4/3 पाई r क्यूब बटा में a क्यूब गुणित होगा 100, जहां Z बराबर एकक कोशिका के प्रभावी कणों की संख्या है ना, R बराबर ठोस गोले की त्रिज्या और A बराबर एकक कोशिका के किनारे की लंबाई। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब सबका लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नंबर ए डाल रहे हैं, SCC एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, SCC एकक कोशिका की संकुलन क्षमता हम किसका निकालने जा रहे हैं, ACC का। ठीक है, तो ACC का हम लोग निकालने जानते हैं कि ACC एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो नीचे लिखिएगा कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण केवल कोने पर विद्यमान होता है, ACC एकक कोशिका कहलाता है, ACC एकक कोशिका कहलाता है। हो गया। अब नीचे लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि ACC एकक कोशिका की प्रभावी परमाणु संख्या बराबर 1 और प्रभावी परमाणु संख्या 1 होता है। तो देखिए, जब 1 होता है तो हम जानते हैं कि Z बराबर 1 हो जाएगा ACC के लिए और R बराबर A/2 हो जाएगा। ये भी आप लोग ACC में बताए हैं कि ACC एकक कोशिका की प्रभावी परमाणु संख्या 1 होता है और उसके त्रिज्या और किनारे के बीच संबंध R बराबर A/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ACC की संकुलन क्षमता बराबर, हम लोग का फार्मूला हो जाए क्या, Z गुने 4/3 पाई r क्यूब बटा में a क्यूब। क्लियर है, a क्यूब इंटू का बन जाएगा 100, हो जाएगा ना बाबू। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
4/3 नहीं, जेड का मान 1 हो जाएगा ना। अब 4/3 पाई आर क्यूब। और ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पर हम लोग का r बराबर a/2 है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2r लिख सकते हैं। a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल 2r लिख सकते हैं ना बाबू, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम एक देखिएगा, तो a का वैल्यू 2r के पावर कितना बन जाएगा, 2r के पावर क्यूब हो जाएगा। 2r के पावर का बने क्यूब इंटू का हो जाएगा 100। ओके, अब देखिए 1 को हटा दिया जाए तो 4/3 पाई का मान हो जाएगा 3.14 और आर क्यूब यहाँ हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 8 आर के पावर क्यूब इंटू का बन जाएगा 100। क्लियर है, आर क्यूब से आर क्यूब हम लोग का क्या बन जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान दिया जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 4 इंटू 3.14 इंटू 100, ऊपर का ऊपर, और नीचे हम लोग का हो जाएगा 3 इंटू का बन जाएगा। क्लियर है ना बाबू, आप कटा आ जाए 4 दूनी 8, आई बन जाएगा 50 हो जाएगा ना बाबू, क्या बन जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं, इतना हो गया ना। चलिए, तो अब यहाँ इसको हल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 50 आया तो ऊपर कितना है 3.14 गुने 50/3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 के 20, अब 5 2 7, अब 5×3 = 15, का अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद बटा कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 157/3। हल करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 6 18, लगभग इसको लिखते हैं 52.4%। आप लोग हल कर दिए ना, ये किसका संकुलन क्षमता है? एसीसी एक कोशिका की संकुलन क्षमता कितना है? 52 पॉइंट कितना होता है? 4%। ठीक है, तो एसीसी का ध्यान रखिए कैसे लिखे हैं, चूंकि पहले परिभाषा लिखे, परिभाषा तो आप जानिए रहे, चूंकि हम जानते हैं कि एसीसी की परभाई परमाणु संख्या 1 होता है, तो Z बराबर 1 हो जाएगा। और R बराबर a/2 कहां से आया, तो आप लोग को पिछले वीडियो इसके ऊपर वाले बताए हैं कि R बराबर a/2 होता है, जो टेबल बनाए उसको देख लीजिएगा। तो a का मान 2R निकालिए, अब किसका निकालते, एसीसी की संकुलन क्षमता बराबर Z गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटा a क्यूब। हल किए देखिएगा, यहाँ से a बराबर निकाल लिए हैं, हल किए कितना 52.4%। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, बी निकालेंगे बाबू। बी का बात करने जा रहे हैं। बीसीसी का कोशिका की संकुलन क्षमता, बीसीसी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। ठीक है, तो वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त घन के केंद्र में एक अवयवी कण विद्यमान हो, बीसीसी एकक कोशिका कहलाता है।
बीसीसी का कोशिका कहलाता है। तो इसमें आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें हम लोग जानते हैं इसका डायग्राम अगर चाहिए तो डायग्राम भी बना दे रहे हैं, पिछले वाले में बना सकते आप लोग एसीसी वाले में, ठीक है। हो गया बाबू, हो गया। तो इसमें हम लोग जानते हैं बीसीसी है, क्या है बाबू बीसीसी। तो बीसीसी के लिए तो बीसीसी के लिए जब चलेंगे तो हम लोग का जेड का वैल्यू बीसीसी में 2 होता है, और इसमें आर इक्वल आप लोग को बताए होंगे √3/4 ए होता है, ठीक है। तो हम जब ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4r इक्वल √3a, इसलिए a इक्वल 4/√3 इंटू ए। क्लियर है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ बीसीसी की संकुलन क्षमता तो क्या होता है, जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बाई ए के पावर क्यू इंटू 100, इतना होता है। चलिए आगे देखिएगा, तो जेड का वैल्यू इसके लिए 2 होता है ना बाबू, जेड का वैल्यू इसके लिए 2 होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू ए का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो ए का वैल्यू हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 4/√3 और यहाँ आर है के पार कितना बन जाएगा इंटू 100। क्लियर है। इंटू क्या बन जाएगा बाबू 100। ओके चलिए, तो पहले इसको इतना समझा रहे कि वह एक कोशिका जिसमें अवयवीकरण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त घन के केंद्र में अवयवीकरण विद्यमान हो, ये बीसीसी एक कोशिका कहलाता है। इसका डायग्राम है, बीसीसी के लिए जेड का मान 2 होता है, आर का वैल्यू √3/4 इंटू ए होता है, ए का वैल्यू निकाल दिए। हल करने आ रहे हैं, चलिए अब ऊपर से इसको इरेज करें, मिटा रहे हैं, ठीक है। समझिएगा तो कितना होगा बाबू, तो ऊपर कितना हो जाएगा हम लोग का हल किया जाए तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, एक मिनट, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है। और ये हो जाएगा 64 गुने 3√3, 64 गुने √3 और यहाँ आर क्यू इंटू कितना बन जाएगा 100। आर क्यू से आर क्यू क्या बन जाएगा, कट जाएगा ना बाबू। तो हम लोग का ऊपर क्या बनेगा, देखिएगा ऊपर क्या बचेगा, 4 दूनी 8 कर दे रहे हैं, पाई का मान 3.14 गुने 100 हो जाएगा ना, 100 ऊपर जाकर 3√3 हो जाएगा, अब बाटा में 64 हो जाएगा। फिर से एक बार मिला दिया जाए बाबू, ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर। 4 दूनी के 8 और नीचे 3 हम लोग का रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा 4 दूनी के 8, ओके। और आप पाई का मान 3.14 गुने 100 पलटे 3√3 बटा में 3 गुने 64, ठीक है। तो 3 से 3 हम लोग का कट जाएगा ना बाबू, 3 से 3 कटेगा और ये भी कटेगा, 4 से और ये होगा 25 हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू। चलिए और कोई कटेगा, 8 दूनी कितना बन जाएगा 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3.14 इंटू 25 इंटू √3 बाई कितना बन जाएगा 2। क्लियर हो गया। क्लियर है ना बाबू। चलिए यहाँ फिर इसको कटा दे रहे हैं, हम इसको कटा रहे हैं, तो कटाएंगे तो एक काम एक को 2 5 10, 2 5 10 और 2 7 14 गुने 25 और 3 का वर्गमूल 1.732 होता है। चाहे से मान लीजिए इतना ही पर है ना। अब देखिए गुना करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे हम इसको, तो गुणा किया जाए, 1 मिनट,
तब 25 7 175 के 5, 25 7 175 के 5 हासिल 17, ठीक है। 25 7 175, ठीक है। अच्छा 25 5 125, हमें 17 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2, 1 2 1 3 1 4 42, 142 के 2 हासिल 14। अब 25 और 14 39, 39 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 गुने 1.73। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब इसका भी गुणा किया जाए, तो इसका जब गुणा करिएगा तो आप लोग आएगा 73.94। अप्रोक्स रहेगा, एक्यूरेट नहीं बता रहे, डेट लिख दीजिएगा। इसका हो जाएगा 40%। हम इसको एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर गुणा कर कर देख लीजिएगा इस वैल्यू कितना आएगा, और ये वैल्यू के बाद इतना नहीं याद रखिएगा कि इसके समथिंग आएगा। तो याद रखिएगा कि बीसीसी एकक कोष्टिका, एससीसी एकक कोष्टिका हम निकाल दे, ठीक है। नहीं 68 आएगा, एक मिनट, 68 आएगा, उल्टा हो गया, गुणा करिए। इसका आएगा 67 पॉइंट समथिंग आएगा 53, इसको लिखेंगे 68%। एक्यूरेट आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसमें है क्या आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आएगा 68%। तो एक किसका हुआ, बीसीसी एकक कोशिका की का हुआ, संकुलन क्षमता हुआ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एफसीसी का। किसका बात करेंगे बाबू लोग, एफसीसी। सी है एफसीसी एकक कोशिका, एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण प्रत्येक कोने के अतिरिक्त, प्रत्येक कोने के अतिरिक्त घन के फलक के केंद्र पर भी अवयवीकरण विद्यमान हो, अवयवीकरण विद्यमान हो, एफसीसी एकक कोशिका, एफसीसी एकक कोशिका कहलाता है। ओके, नीचे लिखिएगा, इसका डायग्राम यहां बना दे रहे हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी है, एक से, ठीक है, एफसीसी कहा गया, ठीक है। तो यहां लिखेगा एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 होता है और आर का वैल्यू बताए होंगे a/2√2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो a = 2√2 इंटू का बन जाएगा आर होता है। क्या लिखा जाए, संकुलन क्षमता इक्वल जेड गुने 4/3 पाई आर क्यूब जेड, ऐसे लिखेगा। यहां लिखेगा एफसीसी की संकुलन क्षमता बराबर इतना आ जाएगा, तो ए क्यू इंटू का हो जाएगा यहाँ पर 100। ओके, चलिए, तो जेड का वैल्यू 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का ए क्यू। तो ए क्यू का वैल्यू कितना है, 2√2 आर के पावर क्यू गुने 100 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
तो 4 चौके 16 गुने 3.14 गुने 100 गुने आर क्यू लिख दे डायरेक्ट। यहाँ पर अब सजा दे रहे हल्का डायरेक्ट यहाँ पर। अब देखिएगा ये हो जाएगा डायरेक्ट, तो 8 आर क्यू हो जाएगा। देखिए ओके, आर क्यू से आर क्यू का हो जाएगा, कट जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 16। तो कितना हो जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 3.2 इंटू कितना होगा 3.14 इंटू 100। ओके चलिए कितना हो जाएगा, देखिएगा हम लोग का बन जाएगा कितना बाबू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 1 मिनट यहाँ पर देख लिया जाए बाबू अच्छा से हल। जेड का मान 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई का मान 3.14 आर का क्यूब और 2 आर क्यूब, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16 ना, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 इंटू इतना 100, आर क्यूब कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है, गुने 100 हल करेंगे 62.8%। 62 पॉइंट कितना आ जाएगा बाबू इसका 8%। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सुधार दिया जाए, देखिए एक लाइन यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 16/3, 16 बाई कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 100 इंटू आर क्यूब, और नीचे हम लोग कितना हो जाएगा बाबू, जब नीचे का बात करेंगे तो 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2√2। क्लियर है ना। चलिए अब एक लाइन और हल्का लिया जाए, तो 8 दूनी मिलकर 16 बन जाए, 16 कट गया, 8 दूनी मिलकर 16 कट गया, यहाँ आर क्यू होगा, आर क्यू से आर क्यू कट गया, ठीक है। चलिए तो क्या बचेगा ऊपर बाबू 3.14 इंटू 100 बाई 100 बाई कितना हो जाएगा 3√2। एक बार फिर से मिला ले जाए बाबू, एक बार फिर से इसको मिला दिया जाए, कितना हो जाएगा ध्यान दिया जाए। 4 चौके 16/3 गुने पाई का मान 3, 4 चौके 16 गुने पाई का मान 3.4 गुने आर की इंटू 100 में कितना हो जाएगा 3, 8 और 2 गुने, तो 8 दूनी मिलकर 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे हल किया जाए, ठीक है। इसका हल हम यहाँ कर रहे हैं, देखिएगा। तो ऊपर हो जाएगा 314 हो जाएगा डायरेक्ट, और नीचे हो जाएगा 3√2। तो 314 में कितना होगा 3 गुने 2 का मान 1.414 होता है, ठीक है। 314 में गुना करेंगे तो कितना 4 3 12 के 2 और 3 1 4, अच्छा 4 3 12 के 2 और 3 1 4। अगर भागा दीजिएगा, ठीक है ना, तो भागा देने के बाद हम लोग का बचेगा 74 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हल्का लीजिएगा, एक्यूरेट आएगा, चाहे कुछ कम भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग का एसीसी हुआ, बीसीसी हुआ, एफसीसी हुआ, ठीक है। तो संकुलन क्षमता समझेंगे, संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक का आयतन का जितना भाग घिरा हुआ रहता है, वही घिरा हुआ भाग उसका क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है, ठीक है। संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है Z गुने 4/3 पाई आर क्यूब बटा 1 की गुने का आगे 100। एसीसी का कोशिका की 52.4%, कहीं कहीं 52% दिया हुआ, से घबराइएगा मत। बीसीसी का 68% है, एफसीसी का 74%, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ओके। तो अब हम लोग एक नोट में यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला एसीसी एकक कोशिका में रिक्त स्थान उभारा हुआ था, कितना भाग घेरा हुआ है, तो रिक्त स्थान, तो 100 में से इसका कितना
52 घटा देंगे, अप्रोक्स में 52.4 घटा देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा बाबू? जब 52.4 घटाएंगे तो हम लोग का 47.6% आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लेंगे दूसरा बीसीसी एकक कोष्टिका, बीसीसी एकक कोष्टिका। तो बीसीसी एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान, तो बीसीसी में रिक्त स्थान जो हो जाएगा 100 माइनस 68 ना, तो 32%। क्लियर है। और तीसरा हम बात करेंगे एफसीसी एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान तो कितना 100 माइनस 74 कितना का 46%। ये समझ गए होंगे कि एकक कोशिका की कुल भाराभाग होता है 52, इतना घटाएंगे इतना। ठीक है, तो रिक्ति पूछेगा तब। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।